सर्वमङ्गला कलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकाण्डकान्तकं कमन्तकम्। बहुत ही बढ़िया, सम्मोहित कर देने वाली प्रस्तुति हमारे केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के इन विदेशी छात्रों की। आज के सत्र का आरंभ करते हैं हम। हमारे आज के वक्ता आयरलैंड से इस कार्यक्रम में सहभागिता करने आए अनुभव कांडपाल जी से मेरा आग्रह वे मंच में आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। अनुभव जी। नमस्ते। सन 2014 में मुझे मौका मिला आयरलैंड जाने का। मैं तब 23 साल का था और ये मेरा पहला मौका था जब मैं बाहर विदेश में रह पाया। मैंने अपने देश को, अपनी संस्कृतियों को, सब कुछ, परिवार को सब छोड़ के मैं बाहर पढ़ने गया और वहाँ पे ज़्यादातर मेरा अंग्रेज़ी में वार्तालाप होता था लोगों से। कभी कभी वहाँ पे जब इंडिया मिलता था और कभी कभी ऐसा लगता था कि अंग्रेज़ी तो दिमाग से आती है और जब मैं हिंदी बोलता था तो वो दिल से आती थी। तो ये अनुभव मुझे हुआ जब मैं वहाँ पे था। फिर मैं हॉलैंड गया 2 साल बाद और वहाँ पे मेरा एक बहुत प्रिय दोस्त बना, मैक्स। वो ऑस्ट्रिया से था और मैक्स के बारे में एक बहुत अद्भुत चीज़ थी कि वो हिंदी पढ़ रहा था और वो बहुत जी जान से हिंदी पढ़ रहा था। तो कभी कभी हम बात करते थे और वो मेरे से पूछता था, यार हिंदी में ऐसा क्यों होता है? तो मुझे भी सोचना पड़ता था कि हिंदी में क्यों होता है ऐसा। तो उससे बात करते करते मुझे पता चला कि अपनी भाषा की और समझ हुई मुझे कि हिंदी में जो विभिन्नता है, जो समृद्धि है, उसका मुझे अनुभव इंडिया में रह के नहीं था। और जितना मैं विदेश में रहा हूँ, मैं उस समय में मुझे हिंदी का इतनी ज़्यादा समझ आई है और मैं हिंदी का बहुत ज़्यादा सम्मान करने लग गया हूँ। एक रात जब मैं मेक्सिको में था तो वहाँ पे हम आग के पास बैठे हुए थे और एकदम से एक आदमी आया, वो आग के एकदम बगल में बैठा और चौकड़ी मार के बैठ गया और फिर वो जोर जोर से गायत्री मंत्र गाने लग गया और उसके उच्चारण में जो सुंदरता थी उससे मेरे उस समय आंसू आ गए। क्योंकि एक तो कारण था कि मुझे इंडिया की बहुत याद आ रही थी, जो हम भारतीय लोगों को देश के बाहर ले जा सकते हैं बट हम देश भारतीय लोगों के से नहीं निकाल सकते। तो ऐसे जो छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस हुए, मुझे हॉलैंड जाके पता चला एक देश है सूरीनाम करके। शायद कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा, मुझे तो नहीं पता था। वहाँ पे भारत से बहुत सारे लोग गए थे 100-200 साल पहले और वो लोग हमारी संस्कृतियाँ मान के वो अभी तक जिंदा रखते हैं। सूरीनाम में एक मंदिर है जहाँ पे आरती, जिस दिन से भारतीय आए हैं उस दिन से आरती हर रोज़ चल रही है। हर रोज़ शाम को 6 बजे आरती वहाँ पे होती है और उनकी हिंदी एक तरीके से बहुत पुरानी और प्राचीन भी लगती है बट एक तरीके से काफ़ी सुंदर भी लगती है। तो मैं लेखक हूँ बट ज़्यादातर मैं दर्शन शास्त्र लिखता हूँ, जो इंग्लिश में फ़िलॉसफी कहते हैं। और मेरा जो अनुभव रहा है हिंदी का कि इस भाषा में बहुत फ़िलॉसफी है। जैसे कई भाषाएं हैं जो कविता के लिए अच्छी हैं, जैसे पर्शियन या उर्दू कविताओं के लिए बहुत अच्छी है। काम करने के लिए जर्मन या डच बहुत अच्छा है। अपनी भावनाओं से बात करना स्पेनिश और इटालियन बहुत अच्छा है।
बट हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें सब कुछ कर सकते हो। आप काम भी कर सकते हो, आप कविता भी लिख सकते हो, आप अपनी भावनाओं की रुचि भी कर सकते हो, और आप दर्शन शास्त्र भी लिख सकते हो। और हिंदी में एक और बात है जो वैसे हर भाषा की बात है, कि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के राज, हमारे देश का इतिहास सब इस भाषा में छुपा हुआ है। जो लोग आए हैं हमारे देश में, पर्शियंस, मुगल्स, जिन्होंने हमारे पे राज किया है, उन्होंने इस एक निशान छोड़ा है हमारी भाषा पे, और दूसरी तरफ से भी हमारी भाषा ने उन पे भी निशान छोड़ा है। आप इंग्लिश में भी योगी और चप्पल, ये सब शब्द अब इंग्लिश में भी हैं, तो गुरु भी। तो हमें मानना चाहिए कि हिंदी एक बहुत ही अद्भुत भाषा है जिसमें एक प्रकार से सब कुछ है। और मैं तो मानता हूँ कि होपफुली आप लोग भी हिंदी का और इस्तेमाल करेंगे और हम लोग हिंदी को और पॉपुलर बनाएं और देशों में फैलाएं, यही आशा है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। हार्दिक आभार अनुभव जी। समय की संवेदना को आपने पूरा ध्यान में रखा है। तो अब मेरा अगला निमंत्रण आज के सत्र के जो विशिष्ट अतिथि हैं हमारे नरेश जी मंच पे आए और अपने उद्गार यहाँ व्यक्त करें। इससे पूर्व मेरा एक निमंत्रण, मेरा एक आग्रह हमारे बीच में उपस्थित बहुत वरिष्ठ डॉक्टर ऋषभ देव जी को कि वे मंच पे आएं और हमारे विशिष्ट अतिथि को वो सम्मानित करें। वो हमारे साथ मंच पे आ रहे हैं। तालियों की गूंज में हमारे आज के विशिष्ट अतिथि को सम्मानित करेंगे डॉक्टर ऋषभ देव जी। मेरा आग्रह, हमारे साथ उपस्थित हैं मेरे बड़े भाई विजय मिश्र जी, छोटे भाई विजय जी को मेरा आग्रह कि वे सम्मानित करें हमारे आज के वक्ता अनुभव कांडपाल जी को। आयरलैंड से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। अनुभव जी, ऋषभ जी, नरेश जी को सम्मानित करेंगे। नरेश जी आइए। जी, ऋषभ देव जी और विजय जी सम्मानित कर रहे अनुभव जी को, अनुभव कांडपाल जी को, हमारे आज के वक्ता जिनको अभी आपने सुना। हमारे विशिष्ट अतिथि आज के वरिष्ठ कवि नरेश शांडिल्य जी को सम्मानित करेंगे। डॉक्टर ऋषभ देव जी और डॉक्टर विजय मिश्र जी तालियों की गूंज से हाल को जो है आपकी करतल ध्वनि से पूरा प्रेक्षागृह गूंजना चाहिए। सम्मानित हो रहे हमारे आज के विशिष्ट अतिथि नरेश शांडिल्य जी। मेरा आग्रह डॉक्टर ऋषभ जी से और विजय जी से कि वो सम्मानित करें हमारे आज के मुख्य वक्ता, निदेशक केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से डॉक्टर सुनील कुलकर्णी जी को। अब मैं निमंत्रित करती हूँ हम सबके गुरुजी डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी को कि वे हमारे आज के अध्यक्ष डॉक्टर स्नेह ठाकुर जी को जो है वो सम्मानित करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे गुरुजी डॉक्टर योगेंद्र नाथ जी। करतल ध्वनि से गूंजना चाहिए ये प्रेक्षागृह।
बहुत ही वरिष्ठ हमारे बरगद के वृक्ष हमारे गुरुजी उपस्थित हुए, डॉक्टर ऋषभदेव शर्मा जी उनके साथ, डॉक्टर विजय जी उनके साथ, हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे मुख्य वक्ता उनके साथ सम्मानित कर रहे हैं आज के अध्यक्ष डॉक्टर स्नेह ठाकुर जी को। ये करताल ध्वनि रुकनी नहीं चाहिए। हार्दिक आभार ऋषभदेव जी, डॉक्टर ऋषभदेव जी, हार्दिक आभार गुरुजी। अब मेरा आग्रह नरेश शांडिल्य जी को वे आए और अपने उद्गार हमारे सामने रखें। नवोदित लेखक और विद्यार्थियों के साथ संवाद। सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं। हॉलैंड से आए आदरणीय कांडपाल जी को, कुलकर्णी जी को और स्नेहा ठाकुर जी को प्रणाम निवेदित करता हूं। नवोदित साहित्यकार मेरा हमेशा से मानना रहा है, शुरू से ही, कि हमें जो विरासत है वो नई पीढ़ी को सौंपनी चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, वही धर्म बचता है जिसकी रक्षा करने वाले बचते हैं। भाषा, साहित्य और संस्कृति अगर बचेगी तो वो जब तक नहीं बचेगी तब तक हम उसको आगे स्थानांतरित, जैसे एक खिलाड़ी दौड़ता है तो वो बैटन अपनी दूसरे खिलाड़ी को देता है, फिर वो दौड़ता है, वो तीसरे को देता है, वो चौथे को देता है, और इस प्रकार एक रेस चलती है। तो वो स्थिति है हमारी संस्कृति। हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान संचित किया, जो भी एक हमारी थाती है, वो धीरे धीरे हमारी अगली पीढ़ी तक जाए, संस्कारित होकर जाए, हमारे पूरे आदर भाव से वो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को उसे स्थानांतरित करें, तो वो संस्कृति बहुत चिरकाल तक, जिसको शाश्वत हमारे ग्रंथों में कहा गया कि हमारी संस्कृति सनातन है, समीचीन है, पुरातन है, शाश्वत है। वो तभी है जब अब हमारे जो पूर्वज थे, अगर उन्होंने वो ज्ञान हम तक नहीं लौटाया होता या हम तक नहीं दिया होता, तो आज जो हमारी भाषा है, जो विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जिसको सबसे ज़्यादा लोग हमारा जो कुछ आक्रमणों के कारण, जैसे नालंदा में कहते हैं कि 10 लाख पांडुलिपियाँ वहाँ जला दी गई। तो ये संघर्ष चलता ही रहता है। आज भी ये स्थिति रही है कि जो हमारी सद संस्कृति है, जो हमारा सद साहित्य है, उसके दुश्मन भी हैं और उसके चाहने वाले भी हैं। ये संघर्ष चिरकाल से चलता आ रहा है, सुरों में असुरों में, नेगेटिव पॉजिटिव, ये जो द्वंद्व है ये चलता रहेगा। और जो ऐसी शक्तियां हैं जिनको सम शक्ति कह सकते हैं, वो हमेशा एकजुट होकर अगर काम करती रहेंगी तो कोई कारण नहीं है कि हम अंधकार से लड़ ना पाएं। और जो नई पीढ़ी है उस पर विश्वास करें, वो हमसे ज़्यादा विद्वान है, हमसे ज़्यादा सक्षम है, और वो हमारी धरोहर को सही से संभालने की पूरी जिम्मेवारी उठाएगी। और आखिर में अपने, क्योंकि समय का बहुत अगला सत्र भी होना है, तो आखिर में अंत में एक दोहे से मैं समाप्त करता हूँ कि लो से लो को जोड़कर लो को बना मशाल। क्योंकि हम सब में अग्नि है, हम सब में एक कुछ न कुछ कर सकने की टीस है, कसक है, और वो सब कसक, वो सब टीस एक साथ एकजुट हो जाएं तो
क्या देखिए जो दुराशक्ति हैं, जो बुरी शक्ति हैं, उनका क्या हाल होगा कि लौ से लौ को जोड़कर लौ को बना मशाल, और क्या होता है देख फिर अंधियारों का हाल, क्या होता है देख फिर अंधियारों का हाल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गागर में सागर भरा, नरेश जी ने ऐसे ही इनको वरिष्ठ कवि नहीं कहा गया। इनके अक्सर दोहे जो हैं वो गागर में सागर भरते हैं। मैं पढ़ती हूँ। मेरा बहुत ही स्नेहिल निमंत्रण आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर सुनील कुलकर्णी जी को कि वे आएं और अपना आशीर्वाद हमारे बच्चों को दें। डॉक्टर सुनील जी। धन्यवाद किरण जी। असल में इस कार्यक्रम के बाद एक नाट्य प्रस्तुति होनी है और इसलिए इस सत्र पर यह दबाव है कि वो जल्द समाप्त किया जाए। पर मैं आयोजकों से निवेदन करना चाहूँगा कि नाट्य प्रस्तुतियाँ थोड़ी देर तक भी चले तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। हमारे विदेशी विद्यार्थी यहाँ बहुत दूर से आए हैं और उनको समय देना, उनको सुनना, यह हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। यह हम सब के लिए भी बहुत प्रेरणादायी होगा कि यहाँ आकर वो केवल हिंदी नहीं पढ़ते हैं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को पढ़ते हैं, हिंदुस्तान के साहित्य को पढ़ते हैं, हिंदुस्तान की संस्कृति को पढ़ते हैं, हिंदुस्तान की रीति रिवाजों को समझते हैं, परंपराओं को समझते हैं। यहाँ के लोकगीत, यहाँ के लोक नृत्य, यहाँ के लोकनाट्य अपने हृदय में बसाकर उनके साथ समरस होकर वे यहाँ से यात्रा पर जाते हैं और हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनकर आजीवन हिंदी की सेवा के लिए अपने पूरे आयुष्य को, पूरे जीवन को समर्पित कर देते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि उनको सुनना सभागार के लिए बहुत प्रेरणादायी होगा। मैं आशीर्वचन के रूप में केवल एक छोटी सी नहीं कहूँगा, लेकिन 5 मिनट में मैं समाप्त करने की कोशिश करूँगा। एक कविता से मैं आपको आशीर्वाद दूंगा और चाहूँगा कि हमारे विदेशी विद्यार्थी भी यह ध्यान रखें कि यह स्पर्श हिमालय का महोत्सव आपके लिए प्रशिक्षण वर्ग के समान है। जब भी आप मंच पर काव्य प्रस्तुति करते हैं या किसी भी प्रकार की प्रस्तुति करते हैं तो आपकी शब्दों की लय, आपका और आपका जो आपके जो चेहरे के हाव भाव है वह किस तरह से होने चाहिए, काव्य प्रस्तुतियाँ किस प्रकार से करनी चाहिए, इसका एक पाठ भी इस सम्मेलन के माध्यम से, इस महोत्सव के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। और हमारे लिए खुशी की बात है कि स्वयं साक्षात निशंक जी विदेशी विद्यार्थियों का ये जो संवाद कार्यक्रम है उसके लिए आपकी उपस्थिति मिली है। मैं करतल ध्वनियों से आपसे चाहूँगा कि करतल ध्वनियों से निशंक जी का स्वागत किया जाए। हाँ, और निशंक जी, मैं इन्हें बता रहा था कि ये मंच आपको केवल महोत्सव नहीं है, तो ये एक प्रकार का प्रशिक्षण वर्ग है जिसमें आप अलग अलग भारत की जो संस्कृति है, यहाँ की जो लोक परंपराएं हैं, यहाँ की जो लोक नृत्य है, यहाँ की जो लोकगीत है, उन सब को देखने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर निशंक जी ने हमें उपलब्ध करा के दिया है और उसी को लेकर हम आगे जाएंगे। तो मैं संक्षेप में अपनी बात कविता के माध्यम से आपके सम्मुख रखता हूँ और कविता पाठ करते समय एक पाठ आपको देकर जाता हूँ, लेकिन डर समाप्त नहीं हुआ। कविता का शीर्षक है लेकिन डर समाप्त नहीं हुआ। हमने एक शताब्दी से दूसरे शताब्दी में छलांग लगाई, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में पैर रखा। हमने अपना गांव बदला, शहर बदला, अनेक पगडंडियां मिटा दी। सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे से हम अपार्टमेंट में दाखिल हुए।
फ्लैट में हमने सेफ्टी डोर लगाया, सभी गैलरियों को बंद किया, सुरक्षा का भार रखवालदार पर सौंप दिया, फिर भी हृदय में स्थित डर की धड़कन को हम थमा नहीं पाए, डर समाप्त नहीं हुआ। हमने रास्ते बदले, चौराहे बदले, चौराहों के नाम बदले, स्मारक मूर्तियां और संग्रहालयों को ताले लगाए, फटाके फोड़ कौवों को भगाया, पेस्ट कंट्रोल से तिलचट्टों को मार दिया, थके हुए जानवरों को मार भगाया, सीसीटीवी की भयावह आंखों से सारा परिसर कैद किया, फिर भी मौसम की बाधा को टालना हमारे लिए संभव नहीं हुआ, डर समाप्त नहीं हुआ। हमने एक किताब से दूसरी किताब में बिना किसी रुकावट के प्रवेश किया। हमने लेखक को धमकाया, कवि को बंदी बनाया, विचारकों पर गोलियां दागी, उनका श्राद्ध मनाया, न भूलते हुए पुण्य स्मरण का प्रतिवर्ष विज्ञापन दिया, पलटी मारकर बैठते हुए चिंतन किया, एक चिंतन से दूसरे चिंतन, दूसरे से चिंतन से तीसरा चिंतन, चौथा इत्यादि, कागज बदल दिया, पेन बदल दिया, लिखने वाले हाथ बदल दिए, फिर भी हम विचार परिवर्तित नहीं हुआ, डर समाप्त नहीं हुआ। हमने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में प्रवेश किया, कनेक्टिविटी के सारे टावर पर सर पर खड़े किए, एक भाषा से दूसरी भाषा में, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में, एक पुरुषार्थ से दूसरे पुरुषार्थ में, एक महिला से दूसरी महिला में रिश्तों की यात्रा की, जीने की अनगिनत कहानियों का परिचय हुआ, फिर भी दुख की रेखाएं जरा से भी अस्पष्ट नहीं हुई, डर समाप्त नहीं हुआ। ये जो कविता है, इसी तरह से मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारे विदेशी विद्यार्थी भी, लगभग निशंक जी से मैं बताना चाहूँगा कि 27 देशों के विद्यार्थी इस वर्ष जो है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में हिंदी का शिक्षण लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। हाल ही में चीन के 4 विद्यार्थी भी अब तक 3-4 सालों से चीन के आए नहीं हैं, और इस बार 3 ऐसे देश हैं कि जो पहली बार इस संस्थान में हिंदी शिक्षण लेने के लिए आए हैं। अब तक केंद्रीय हिंदी संस्थान 100 विदेशी विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने का काम करता था। मेरे 2023 में ज्वाइन होने के बाद पहली ही बैठक में हमने ये संख्या 100 से 150 की, और अब 150 विदेशी विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने का काम केंद्रीय हिंदी संस्थान करता रहा है। और इस बार आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग 135 से अधिक प्रवेश जो है वह इस बार हुए हैं, और ये इस बात का द्योतक है कि हिंदी की ओर देखने की विश्व की दृष्टि में कितना परिवर्तन हुआ है, और विश्व स्तर पर या वैश्विक स्तर पर हिंदी का कितना बोलबाला जो है वह दिन ब दिन बढ़ रहा है। मित्रों, मैं आपको बोलने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, और इसलिए अपने बोलने पर लगाम लगा रहा हूं, और आपसे अपेक्षा कर रहा हूं कि आपके साथ जो संवाद होगा उस संवाद के माध्यम से आप जरूर इस पूरे वातावरण का आपके मानस पटल पर क्या संस्कार हुआ है उस बारे में आप जरूर बताइए, और इस सत्र का आप अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूर उपयोग कीजिएगा। इतना ही मैं कहकर अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। करतल ध्वनि से गूंजना चाहिए प्रेक्षागृह। हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं प्रज्ञा पुरुष डॉक्टर रमेश निशंक पोखरियाल जी। विदेशी विद्यार्थियों के साथ वे संवाद स्थापित करेंगे, उनके साथ बात करेंगे। तो इससे पूर्व कि अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए मैं डॉक्टर स्नेह जी को बुलाऊं, मेरा एक स्नेहिल निमंत्रण केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से आए डॉक्टर पुरुषोत्तम पाटिल जी को। पुरुषोत्तम पाटिल जी, आप मंच पे आइए और बच्चों का जो आगरा के हमारे विदेशी विद्यार्थी हैं उनके संवाद के सूत्रधार की भूमिका आप निभाइए। नमस्कार। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के अंतर्राष्ट्रीय हिंदी शिक्षण विभाग के 20 से अधिक देशों से 100 से अधिक विद्यार्थी
इस सभागार में आज उपस्थित हैं। मैं प्रातिनिधिक स्वरूप में कुछ विद्यार्थियों के नाम यहाँ पुकारूंगा, उन्हें आकर अपनी यहाँ संक्षिप्त प्रस्तुति देनी है। उसके उपरांत माननीय निशंक जी बच्चों से संवाद साधेंगे। सर्वप्रथम पोलैंड से मारिया माजुरेक। मारिया अगर उपस्थित हों तो वे आकर अपनी प्रस्तुति दें। पोलैंड से मारिया माजुरेक। इसके बाद ज़ारा तेदोसिएवा, जनुदी वीर रत्ने, तक्षशिला दिल्हानी, हिंद सुमन थेरो, सचिनी संजीवनी। आप लोग यहाँ इस ओर आके बैठे जी। सर्वप्रथम मारिया माजुरेक, पोलैंड। सभी उपस्थित अतिथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मारिया माजुरेक है। मैं पोलैंड से आई हूँ और अभी केंद्रीय हिंदी संस्थान में आगरा में हिंदी दक्षता उच्च डिप्लोमा की छात्रा हूँ। आज मैं आपको भारतीय साहित्य का महत्व के बारे में कुछ न कुछ बोलना चाहती हूँ। भारतीय साहित्य का महत्व दूसरे देशों में, क्योंकि ये कि भारतीय साहित्य भारत में महत्वपूर्ण है तो मुझे लगता है कि हम सबको पता है, लेकिन दूसरे देशों में और विशेष रूप में मेरे देश में सच में तो पोलैंड में हिंदी या भारतीय साहित्य लोकप्रिय तो नहीं है। शायद लोकप्रिय हो सके अगर आसानी से मिल जाए, या लेकिन ये तो दूर का सपना है अगर स्कूलों में इसके बारे में बात की जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। भारतीय साहित्य पोलिश तक अनुवाद नहीं किया जाता है और इसलिए भारतीय संस्कृति पोलिश लोगों के लिए दूर की बात लगती है। और इसी कारण से ये भी शायद है कि हिंदी की स्थिति पोलैंड में बहुत अच्छी तो नहीं है। और एक ही कहानी, एक कविता इतनी बदल सकती है, इतना मन पर प्रभाव कर सकती है, क्योंकि साहित्य एक औजार है जिसकी मदद से अन्य संस्कृतियों को करीब लाया जाता है। मुझे याद है कि जब मैं एक बच्ची थी तो मेरी एक बहुत अच्छी अध्यापिका थी पोलिश भाषा की, और उसने एक किताब पढ़वाया। इस किताब का नाम तो अभी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये तो एक पहली किताब थी, पहली रचना थी जो मैंने पढ़ा, जो एक अन्य संस्कृति का वर्णन किया। और अच्छी तरह से ये महत्वपूर्ण है क्योंकि समाचार में, मीडिया में तो कभी कभी अन्य संस्कृति के बारे में कुछ है, लेकिन अक्सर बुरी बात है। और ये तो एक पहली अच्छी तरह से वर्णन किया किताब थी मेरी जीवन में, सहनशीलता के बारे में, और इस भी के बारे में कि हम सब अलग अलग विशेषताओं के बावजूद साथ साथ रख सकते हैं। और ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण साहित्य का उद्देश्य है और अनुवाद का उद्देश्य सुनिश्चित करना कि हम साथ की अलग अलग संस्कृतियों, परंपराओं, प्रथाओं और उनसे जुड़े लोगों के लिए हमेशा जगह बनी रहे। इसलिए भारतीय साहित्य ज़रूरत है, आवश्यक है मेरे देश में, लेकिन मुझे यकीन है कि दूसरे देशों में भी। कबीर, मीराबाई, रहीम, भारतेंदु, प्रेमचंद्र आदि और अन्य रचनाकार मृदुला गर्ग जैसे, उन सब का अनुवाद करना बहुमूल्य है ताकि लोग भारत की सुंदरता का अनुभव कर सकें और मेरी तरह भारत से प्यार कर सकें। धन्यवाद।
धन्यवाद मारिया। इसके बाद बुल्गारिया से ज़ारा तेदोसिएवा। सभी को मेरा नमस्कार। मैं ज़ारा तेओदोसिएवा हूँ। मैं बल्गेरिया से हूँ और केंद्रीय हिंदी संस्थान की दीक्षिता उच्च डिप्लोमा कोर्स का छात्रा हूँ। आज मैं आपको एक बल्गेरियाई कविता का अनुवाद बोलूँगी जिसका नाम द्वे खूबविउची है और हिंदी में दो सुंदर आँखें। दो सुंदर आँखों बच्चे का प्राण, दो सुंदर आँखों में संगीत प्रकाश, न चाहते न वदे। मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, हे बच्चे, मेरी आत्मा प्रार्थना कर रही है। दुख एवं तनाव कल उनके पास आ जाएगा। दर्द और शोक, श्रम और पाप की छाया हो जाएगा। दर्द और शोक उनके पास कभी न आ जाएगा। ये मेरी प्रार्थना है, हे बच्चे, न चाहते न वदे। मेरी आत्मा प्रार्थना कर रही है। दो सुंदर आँखें, संगीत प्रकाश, दो सुंदर आँखों में बच्चे का प्राण। धन्यवाद ज़ारा। श्रीलंका से जानुदी वीर रत्ने। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जानुदी वीररत्न और मैं श्रीलंका की निवासी हूँ। मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान में स्नातकोत्तर हिंदी डिप्लोमा की विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपके सामने कवि नागार्जुन के द्वारा रचित एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है अकाल और इसके बाद। कई दिनों तक चूल्हा रोया छक्की रही उदास। कई दिनों तक चूल्हा रोया छक्की रही उदास। कई दिनों तक खानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर में अंदर कई दिनों के बाद। दाने आए घर में अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जनुदी। इनके बाद तक्षशिला दिल्हानी श्रीलंका से हैं। इनके बाद अस्मा महमूद और नदीरा बीबी गुल, आप यहाँ मंच के पास उपस्थित रहें। तक्षशिला दिल्हानी श्रीलंका से। नमस्कार आप सभी लोग को। मेरा नाम तक्षशिला है और मैं श्रीलंका से हूँ। मैं केंद्रीय हिंदी संस्था में हिंदी भाषा दक्षता डिप्लोमा पाठ्यक्रम में एक विद्यार्थी हूँ और मैं कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ। और यह कविता मेरे बचपन के बारे में है और ये भारतीय साहित्य कैसे मेरे बचपन पर प्रभाव किया इसके बारे में रचित है। और यह कविता में नारायण जी के स्वामी एंड फ्रेंड्स द पेंटर ऑफ साइंस एंड टैगोर जी के गीतांजलि और गोरा और नेहरू जी के लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर उपयोग किया है। नींद की गहराई में यादों के साथ हंसती। नींद की गहराई में यादों के साथ हंसती। गली गली में घूमी करती स्वामी मेरा साथी। ख्यालों में जब डूब गई आई याद रमन की। हंसी बड़े मालगुड़ी के दिनों को कभी न भूल पाई।
हंसी भरे मालगुडी के दिनों को कभी न भूल पाए। रंग बिरंगा मेरा बचपन बीत गया पन्नों के बीच। मुड़कर देखो मन के तट पर एक सलाह नेहरू जी की, कभी बिना ऐसा कुछ कर शर्मिंदगी से झुके सर। कभी बिना ऐसा कुछ कर शर्मिंदगी से झुके सर। नैतिकता सच्चाई होना उत्तम अमूल्य उपहार है। सबसे गहरा प्यार पिता का मिले ही उनकी चिट्ठी में। सबसे गहरा प्यार पिता का मिली ही उनकी चिट्ठी में। रंग बिरंगा मेरा बचपन बीत गया पन्नों के बीच। वक्त के गलियों में चलती साथी कविताएं उनकी, मधुर मधुर जीवन के रस में मेरी आत्मा खोई थी। अंग्रेजी के साथ लड़ा भी था, गोरा मेरा बगल में था। मिलजुल हमने खुश दुख बांटे, दिल में युवा का जोश भी था। मिलजुल हमने खुश दुख बांटे, दिल में युवा का जोश भी था। रंग बिरंगा मेरा बचपन बीत गया पन्नों के बीच। अपने सपनों में मैं मिलती जिनमें मैंने सुना पड़ा। अनजानों को जब जाना दिल खिला जाता फूलों से। रंग बिरंगा मेरा बचपन बीत गई पन्नों के बीच। धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद तक्षशिला। इसके बाद मिस्र से अस्मा महमूद। आप सबको नमस्ते। मेरा नाम अस्मा है, मैं मिस्र से हूँ। मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान हिंदी दक्षता डिप्लोमा की छात्रा हूँ। आज मैं आप लोगों को मिस्र के एक महत्वपूर्ण कवि की कविता का अनुवाद सुनाने जा रही हूँ। उन कवि का नाम अहमद शौकी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को अहमद शौकी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अहमद शौकी मिस्र के एक महत्वपूर्ण कवि और लेखक भी हैं। उन्होंने कई कविताएं लिखी है और उनके काव्यात्मक नाटकों में लैला मजनू भी शामिल है। उनका उपनाम काव्यों का राजकुमार है। उनकी जो कविता मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, उसमें उन्होंने शिक्षक की सम्मान और विद्यार्थी की जीवन में उनके महत्व के बारे में बताया है। शिक्षक की बख्श में खड़े हो और उनके पद का सम्मान करें। शिक्षक की बख्श में खड़े हो और उनके पद का सम्मान करें, क्योंकि एक शिक्षक लगभग एक दिगंबर के समान होता है। क्योंकि एक शिक्षक लगभग एक दिगंबर के समान होता है। क्या आप उनसे अधिक महान व्यक्ति को जानते हैं? क्या आप उनसे अधिक महान व्यक्ति को जानते हैं? वे जो मन और दिल का पोषण करते हैं। आपने सबसे पहले लोगों से कलम से बढ़ाया। आपने इस मन को अंधकार से बाहर निकाला। क्योंकि यदि शिक्षक न्यायप्रिय नहीं है तो वे खो गए हैं। यदि शिक्षक की पूरी पहचान एक क्षण के लिए भी समाप्त हो जाती है तो उनके संरक्षण में रहने वालों में निर्दिष्ट की कमी होगी। तो उनके संरक्षण में रहने वालों में निर्दिष्ट की कमी होगी। आप लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद अस्मा। ननामी योशिदा जापान से। ननामी आइए। सभी को नमस्कार। मेरा नाम ननामी है। मैं जापान से आई हूँ। मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में
हिंदी भाषा दक्षता प्रमाण पत्र में पढ़ती हूँ। आज मैं भारत के बारे में बात करूँगी। शुरू में मेरे मन में भारतीय संस्कृति को लेकर कुछ कंफ्यूज था, क्योंकि जब मैं जापान में भारतीय भोजनालय जाती थी तब भोजनालय में कई बार जो तो बोला गया, लेकिन ये बात सही नहीं है। उस भोजनालय में सिर्फ 5 भारतीय थे, लेकिन भारत में 14 अरब से भारतीय लोग हैं। तो मैं एक बार फिर अपनी आंखों से भारत को देखना चाहती थी। मैं अपने कानों से उनके शब्दों को सुनना चाहती थी और उसके बाद फिर मैं अपने मन दिल से भारत के बारे में सोचना चाहती थी। मैं सोचती हूँ कि भारत के बारे में अच्छी तरह से जानने के लिए हिंदी ज़रूरी है, इसलिए अभी मैं केंद्रीय हिंदी संस्था में हिंदी पढ़ती हूँ। अब तक मैं भारत के बारे में बहुत अधिक नहीं जानती हूँ, इसलिए मैं आगे भी भारत के बारे में समझने के लिए कोशिश करना चाहती हूँ। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ननमी। इसके बाद उज़्बेकिस्तान से नोदिरा। इसके बाद इब्राहिम याकूब नाइजीरिया से हों तो वे मंच के पास आ जाएं। सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम नोदिरा है। मैं उज़्बेकिस्तान से आई हूँ। अब मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में हिंदी भाषा उच्च डिप्लोमा की विद्यार्थी हूँ। सबसे पहले मैं इतने उपयोगी और दिलचस्प सम्मेलन में हमें आमंत्रित करने के लिए सभी आयोजकों और हमारे शिक्षकों का आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे देश उज़्बेकिस्तान के लोगों को भारतीय साहित्य में बहुत रुचि है और बहुत सी कविताओं और उपन्यासों का अनुवाद उज़्बेकी भाषा में किया गया है और भारत में उज़्बेक लेखकों की कुछ रचनाओं का भी अनुवाद हिंदी भाषा में किया गया है। मुझे भी हिंदी साहित्य में बहुत रुचि है और मैं खुद भी कभी कभी कविताएं लिखती हूँ। अब मैं आप लोगों को भारत के बारे में लिखी अपनी एक कविता सुनाना चाहती हूँ। चाहे कितने भी साल गुजर जाएं, ये मौलिक सौंदर्य की अनुभूति है। चमत्कारी हर मौसम में खूबसूरत, अनोखा, अति सुंदर और अद्भुत भारत रहस्यमय इतिहास में है। एक सुनहरा इतिहास, विभिन्न चमकती रोशनी, प्रेम का प्रतीक ताजमहल ऐसा है जैसे आश्चर्य के सागर में तैरता हुआ मोती। ये रहस्यमय भूमि हृदय को प्रेरित करती है। ये इतनी सुंदर और ऐसी क्यों है? कथा कहानी और महाकाव्यों से भरा साहित्य, इन्हें पढ़कर तृष्णा पूरी होती है ज्ञान की। भारतीय महिलाओं के लिए खास हैं साड़ियाँ, इतिहास सन्निहित है राष्ट्रीय नृत्य में। भारतीय फिल्मों के मधुर जादुई गीतों के लिए बजाते हैं हम तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नोदिरा। इसके बाद इब्राहिम याकूब उमर नाइजीरिया से। इब्राहिम।
नमस्ते, प्रणाम सभी लोग यहाँ पे। और सबसे पहले भारत माता जी का ज़ुर्दा थालिया। सबसे पहले मेरा नाम इब्राहिम याकूब उमर है। मैं नाइजेरियन बाला हूँ, मैं नाइजेरिया में रहता हूँ, लेकिन अभी मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान में पढ़ाई करता हूँ। और इस मौका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भारत सरकार। ज़ुर्दा थालिया। और सबसे पहले मैं हमारे शिक्षकों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खास तौर पर हमारा सुनील डायरेक्टर कुलकानी वो यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इसके बाद हमारे शिक्षकों भी, मैं उन लोगों को बहुत स्वागत करता हूँ यहाँ आने के लिए। सुनकर देखकर बहुत खुशी हुई हूँ। और इसके बाद मेरे पास एक कविता है जो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। मेरे खूबसूरत मुझ से आप सुनाएंगे। और क्या कहूँगा, मेरे पास इतनी समय है, मैं इतनी कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन भारतीय लोग ने कहा वक्त किसी का इंतज़ार नहीं है, इसलिए तो मैं इतनी समय नहीं लगेगा। ओ मेरे भाई, तुम क्या समझते हो इस दुनिया में? ये जिंदगी कुछ भी नहीं है। हमेशा अच्छा काम करो, किसी को धोखा मत करना। जो भी मैंने लिए तुम्हारे लिए कहा, आपकी अच्छाई के लिए है। आज हम हैं, शायद कल हम नहीं रहेंगे। इस बात को ध्यान से सुनो, अपनी दिमाग में रखो। अपनी माँ और दूसरों लोगों को सम्मान करे, लोग भी तुम्हारा सम्मान करेगा। भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद ही रहेगा। जय माता जी, भारत। जोरदार तालियां एक बार याकूब के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इब्राहिम याकूब उमर। इसके बाद कजाकिस्तान से एक संक्षिप्त संस्मरण सुनाएंगी बीबी वल। सभी को नमस्कार। मेरा नाम बीबी गुल, मैं कजाकिस्तान से आई हूँ। अब मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान में हिंदी भाषा दक्षता प्रमाण पत्र में पढ़ती हूँ। अब मैं मेरा बचपन की एक कहानी बताऊंगी। मैं बचपन में एक गांव में रहती थी जो उत्तर कजाकिस्तान में था। ये झील और जंगल के बीच एक खूबसूरत जगह था। उस जगह में हर घर के पास बगीचा था और सभी गांव का सभी लोग एक दूसरे को जानते थे और बच्चे बाहर एक दूसरे के साथ खेलते थे। जब कोई मुझसे मेरे बचपन के बारे में पूछता है तो मुझे अपने सबसे अच्छे दोस्त की याद आती है। वो मेरा घोड़ा है। जब मैं 10 साल की थी, मेरे पिताजी ने एक घोड़ा खरीदे थे। मैं अपने घोड़े के साथ बड़ी हुई और हमारे पास कई दिलचस्प कहानियाँ हैं। कभी कभी हम पड़ोसी बच्चों के साथ घुड़दौड़ खेलते थे और मैं अक्सर उस दौड़ में अपने दोस्तों से जीत जाती थी क्योंकि मेरे घोड़े को दौड़ बहुत पसंद था। मेरे मन में भी एक अच्छी याद है। ये बसंत का समय था। मैं घोड़े पर सवार थी। पक्षी गीत गा रहे थे। चारों ओर शांति ही शांति थी और कोई नहीं था, केवल प्रकृति में और मेरा घोड़ा था। ये
खुशी का समय था। जब मैं 17 साल की थी, मेरा घोड़ा बीमार हो गया। एक दो बार पशु चिकित्सक दवा देने आए, लेकिन इससे कोई आराम नहीं हुआ। मेरा घोड़ा का वध कर दिया गया और उसका मांस बेच दिया गया, लेकिन घर पर थोड़ा मांस बच गया और मेरी माता जी ने खाना बनाया। जीवन में पहले बार मैंने मांस नहीं खाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे ये मेरा थाली में मेरा दोस्त था। कुछ वर्षों के बाद मैं शाकाहारी बनने का फैसला किया और आज तक मैं शाकाहारी हूँ। मैं जानती हूँ कि शाकाहारी होने के मानसिक और शारीरिक लाभ है, और मैं आभारी हूँ कि मैंने अपना दोस्त का नहीं खाया। मैं अपने जीवन को बदलने के लिए अपने दोस्त को धन्यवाद देती हूँ। तो धन्यवाद। बहुत धन्यवाद बीबी गुल। वैसे तो करीब 25-30 विद्यार्थी थे हमारे, क्योंकि उन्हीं के लिए ये मंच होते हैं बच्चों की प्रस्तुतियों के लिए और सारी बातों के लिए, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए अंतिम संस्मरण के रूप में हमारी अगली विद्यार्थी तुर्कमेनिस्तान से एनेगुल। सभी को मेरा नमस्कार। मैं इनेगुल हूँ। मैं तुर्कमेनिस्तान से आई हूँ। मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में हिंदी भाषा दक्षता डिप्लोमा की विद्यार्थी हूँ। मैं एक कविता बोलना चाहती हूँ। इस कविता तुर्कमेन भाषा से हिंदी भाषा को अनुवाद किया। इस कविता का नाम मान लो। देखे बिना सृष्टि बेटे हो बंदी, खुला अश्व जैसा सफ़र में मान लो। चीन, रोम, भारत एवं इथियोपिया की सभी की दास्तानी जानता हूँ, मान लो। भूखे हो फिर भी भिक्षा मांगना मत, राजा के महल में रिश्ता हूँ, मान लो। रेगिस्तान की धूप में खड़े हो अगर, अपने आप को मर चुका हो, मान लो। घर दावत गए हो पेटू बनना मत, दूसरों की उपहास का शिकार बनना मत। गर्दनी हो स्वर्गवास हुआ है जवानी में, नूह की लंबी उम्र जी पाया हूँ, मान लो। गरीबी तुम्हारी खुदा ही जानता, भुखमरी से बजाता है हर रोजगार। गरीबों को जैसा पहनावा नहीं तो राजा की पोशाक पहना हुआ हूँ, मान लो। जो पवन सरोवर पर हुक्म चलाता था, मैंने फिर भी अपनी को कुल्थी समझ लो। कर चींटी से हम सफ़र हो जाओगे, कर बिस्तर पर सोने दोगे नागिन को, फिर भी अपनी किस्मत खुलती समझ लो। मैंने कारून की खजाना पाया हूँ, मान लो। मख्तूमुली गर सखना पड़ता है पीरा, याद में रखो खुदा हो पसंद होता दरिया। मैंने फिर भी अपनी किस्मत खुलती समझ लो, मैंने फिर भी अपने आप को मर चुका हूँ, मान लो। ध्यान से सुनिए के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे मध्य अभी उत्तराखंड उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश श्री राकेश थपलियाल जी पधारे हैं। उनका मंच की तरफ से और लेखक गांव के सारे परिवार की तरफ से यहाँ आगमन पर स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम अपने अतिथि का स्वागत कर रहे हैं। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और जितने भी प्रतिभागी विभिन्न देशों से आए हैं और जिनका यहाँ पे सम्मान होना है, तो ये हम सब के लिए प्रेरणादायक रहेगा, हमारा उत्साहवर्धन करेगा कि आदरणीय थपलियाल जी सारे जितने भी हमारे
जो यहाँ पे प्रतिभागी जिनका विदेशी प्रतिभागी जिनका सम्मान होना है, उनके कर कमलों द्वारा उन्हें सम्मान प्रदान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय निशंक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने केंद्रीय हिंदी संस्थान के विद्यार्थियों को यहाँ बुलाकर उनकी हौसला अफजाई की। हमारे निदेशक महोदय का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अनुमति देकर बच्चों को यहाँ अपनी प्रस्तुति के लिए मौका दिया, और मंच का भी मैं आभारी हूँ। इसके बाद मैं किरण जी से विनती करूँगा कि वे संचालन अपने हाथ में लें। धन्यवाद। हार्दिक आभार पुरुषोत्तम जी। कहना तो यही चाहिए कि अगर ये सत्र में ये हमारे छोटे छोटे विदेशी सहभागी नहीं होते तो हम वंचित रह जाते एक निधि को सुनने से। करतल ध्वनि इनके लिए, जोर से करतल ध्वनि से प्रेक्षक रहे गूंज उठना चाहिए। और इस सत्र की अंतिम प्रस्तुति, अब मेरा स्नेहिल निमंत्रण आज के अध्यक्ष डॉक्टर स्नेह ठाकुर जी को कि वे मंच पे आएं और आशीर्वाद प्रदान करें। डॉक्टर स्नेह जी। मेरी हाइट देख के आप समझ ही गए होंगे। नीचे खड़े हो जाओ, नीचे खड़े हो जाओ। सभी मंचासीन विद्युतगण और सभी जिन बच्चों ने आज कहा है उनके लिए, और सबसे पहले तो संचालिका जी किरण जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद एंड आभार। ज़्यादा ही ऊंची लग रही हूँ, शायद नीचे ही चली जाऊँ। समय की जो पाबंदी दी गई है उसको दृष्टि में रखते हुए किसी का भी आभार पूरे संपूर्ण वक्तागण, मंचासीन और सभी श्रोतागणों को कर रही हूँ। विभिन्न अकेले अकेले किसी के लिए भी कुछ नहीं कहने का शायद समय है, तो मुझे क्षमा किया जाए। अध्यक्षता की जो मुझे कर्तव्य पालन करना चाहिए उसमें व्यवधान है, पर साथ ही समय की सीमा भी को भी देखना पड़ेगा। पर एक बात कहने से अपने को स्वयं नहीं रोक पा रही हूँ कि निशंक जी ने निसंदेह निशंक रूप से बहुत अच्छा आयोजन किया है, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। यह संपूर्ण रूप से निशंक है। तो आपका बहुत बहुत आभार हम सब की ओर से करना चाहूँगी निशंक जी। रही बात फिर समय की आ जाती है, तो मैं भी अपनी बात 5-7 मिनट में समाप्त कर दूँगी। निशंक जी, आपने बताया था कि वाल्मीकि जी यहाँ के हैं, और आज का जो विषय भी है वो यही विषय है कि प्रवासी लोगों को अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और यही कर्तव्य लेके हम लोग भारतीय हैं सर्वप्रथम, उसके बाद प्रवासी हैं। और यही हम लोगों के जीवन का उद्देश्य है कि अपनी संस्कृति को हम जिस रूप में भी आगे बढ़ा सकें, उस दायित्व को हम अब पूरा करें। और इसीलिए मैं अपने साहित्य में भी, अपने उपन्यासों में भी भारतीय संस्कृति को लेकर ही लिख रही हूँ। और जो मेरे नाम भी हैं, जो पहली पुस्तक आई थी उपन्यास की लोकनायक राम, इसके ऊपर भी आक्षेप आया था कि मैंने धर्म के रूप में लिखा है। तो उनके प्रति मेरा उत्तर यही था
कि ये लोक के नायक हैं, किसी धर्म के नायक के रूप में मैंने नहीं लिखा। कोई भी व्यक्ति उस आदर्श तक अगर पहुंच जाए तो लोक का नायक बन जाता है, और श्री राम पहुँचे हैं। और वाल्मीकि जी ने ही मेरे विचार से, कोई भी ऐसी रामायण नहीं निकली थी, जो मैंने कई रामायणों का अध्ययन करके लिखा है ये, कि अहिल्या के पक्ष को जो उन्होंने दिखाया वो तुलसी ने भी नहीं दिखाया था। तो मैं अपनी एक कविता के नारी के रूप के 2 भावों को कोशिश करूँगी कि 5 से 7 मिनट में ख़त्म कर दूँ। और जब अहिल्या के प्रति श्री राम के क्या उद्गार थे, क्योंकि कथा लंबी है और उसमें समय लग जाएगा, कम से कम 15 मिनट लग जाएंगे, और वो मेरे पास नहीं है। तो जब अहिल्या के आश्रम में उनको ले गए थे, और जैसा कि लक्ष्मण का स्वभाव है, वो हरदम रोषपूर्ण हो जाते हैं, तो उनके द्वारा जो कहलवाया गया है, तो लक्ष्मण के जो भाव हैं, उस कविता को मैं कह रही हूँ कि लक्ष्मण ने कहा, गुरुजी, इंद्र ने छल कपट से गौतम का भेष धरा। इंद्र ने छल कपट से गौतम का भेष धरा और अहिल्या का सर्वनाश किया। अहिल्या का नारित्व लुटा। अहिल्या का नारित्व लुटा और गौतम ने उसे अपने ऋषित्व का पुरुषार्थ दिखा पाषाण बना दिया। पापी इंद्र अपने इंद्रासन पर जा बैठा और आहत पीड़िता ने दोषी न होने पर भी दंड भोगा। इंद्र को दंडित करने की सामर्थ्य न होना अपराध न था। इंद्र को दंडित करने की सामर्थ्य न होना अपराध न था, पर अहिल्या जैसी पत्नी को श्राप देना कौन सा पुरुषार्थ था। पुरुषार्थ तो तब था जब वो अपनी आहत भार्या के रक्त रंजित हृदय को अपने हृदय की धड़कनों से, अपने ऋषित्व के निर्मल स्वच्छ व्यवहार से स्वस्थ बनाते। नहीं है पुरुषार्थ झूठी मर्यादा में, नहीं है पुरुषार्थ झूठी मर्यादा में, नहीं है पुरुषार्थ शक्ति प्रदर्शन में, नहीं है पुरुषार्थ दंडता में, नहीं है पुरुषार्थ अहमता में, नहीं है पुरुषार्थ दंडता में, नहीं है पुरुषार्थ अहमता में, नहीं है पुरुषार्थ सामर्थ्यता में। पुरुषार्थ तो है प्रेम की भाषा। पुरुषार्थ तो है प्रेम की भाषा। एक स्नेह तंतु ऐसा जो कोमल सुमन पंखुड़ी सा और सशक्त लौह तार सा। पुरुषार्थ तो है प्रेम की भाषा। एक स्नेह तंतु ऐसा जो कोमल सुमन पंखुड़ी सा और सशक्त लौह तार सा। और इसी का जो प्रत्युत्तर दिया है श्री राम ने नारी के प्रति, कुछ कहने में संकोच करते हैं, और जब मुनिवर्ष उनसे कहते भी हैं कि तुम चलो अहिल्या का उद्धार करो, तो श्री राम का ये उनको उत्तर था कि मुझ में उद्धार की शक्ति नहीं है। मैं तो अहिल्या को नमन करता हूँ जिसने दोषी न होने पर भी ये स्वीकार किया है। और इसी उसमें श्री राम के उद्गारों को व्यक्त कर रहे हैं लक्ष्मण। वो आज्ञा लेते हुए विश्वामित्र से कहते हैं कि बड़े भाई ने, भ्राता ने कभी नारी के प्रति कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, यदि आज्ञा हो तो सुनाऊं। और विश्वामित्र जी उन्हें आज्ञा देते हैं, यद्यपि कि श्री राम मना करते रह जाते हैं, अपना सिर हिलाते रह जाते हैं, पर लक्ष्मण भी अपने ही आदर्शों के पगे हैं। श्री राम के
बातों को कैसे न वो आगे बढ़ाएंगे। तो उसके प्रति एक छोटी सी कविता है कि श्री राम के नारी के प्रति 5 मिनट देखिए, रहने दीजिए। क्या ये उद्गार हैं? अश्र हूँ समय की पलकों पे टिकी हूँ, अश्र हूँ समय की पलकों पे टिकी हूँ, लहर हूँ सागर की बाहों में थमी हूँ, ओस हूँ धरती के आंचल में बसी हूँ, पर चिंगारी हूँ अग्निशिखा बन के भड़की हूँ। किरण हूँ सूरज में समाई हूँ, लता हूँ तने के सहारे बढ़ी हूँ, नदी हूँ कगार के बंधन में बंधी हूँ, पर फूल हूँ कांटों से उलझती हूँ। नारी को कोमल तो आप समझिए, और यही अंतिम पंक्तियाँ हैं कि कोमल हूँ दुग्ध धवल कपास में सहेजी जाती हूँ। राजस्थान और उत्तराखंड डोगरों में भी जब लड़कियाँ पैदा होती थी तो उन्हें रुई के अंदर उठाया जाता था। तो कोमल हूँ दुग्ध धवल कपास में सहेजी जाती हूँ, धरती हूँ अंबर के चंदोवे तले फली फूली हूँ, अबला हूँ पुरुष की संरक्षता में रहती हूँ। ये भी मैं कहने से इनकार नहीं करती हूँ कि अबला हूँ पुरुष की संरक्षता में रहती हूँ, पर नारी हूँ पुरुष और पुरुषार्थ की जन्मदात्री हूँ। ये कभी किसी को ना भूलने दूंगी कि नारी हूँ पुरुष और पुरुषार्थ की जन्मदात्री हूँ। अंतिम 2 पंक्तियाँ अहिल्या के रूप में, उनके प्रतिरूप में कहना चाहूँगी कि मैंने जीवन भर अहिल्या को ये दोष दिया था कि उन्होंने ये पाषाण रूप स्वीकार क्यों किया जबकि उनका कोई दोष नहीं था। तो उन्होंने यही कहा उसके उत्तर में, जब लक्ष्मण ने उनके रोष को शांत करने के लिए यही कहा कि मेरा दोष था, मैं कभी भी इंद्र के प्रति सम्मोहित नहीं थी, पर एक क्षणांश के लिए, एक क्षण भी नहीं, एक क्षणांश के लिए मैं उनका स्पर्श क्यों नहीं पहचान पाई, और यही मेरा सबसे बड़ा दोष था। तुम नारी की महानता देखिए कि दोष ना होते हुए भी अपना दोष स्वीकार करती है। आप सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आत्मीय भार स्नेहा जी, अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए द्वितीय दिवस का 7वां सत्र यहीं समाप्त होता है। अब मंच आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाह रहा हूँ आदरणीय जस्टिस राकेश थपलियाल जी को, और मैं आग्रह करूँगा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी से कि वो भी कृपया मंच पर आए। सर आप भी प्लीज आ जाइएगा तो विदेशी विद्यार्थी उनका सम्मान हो जाएगा। ये लोग तो रहेंगे। एक बार फिर से स्वागत आदरणीय राकेश थपलियाल जी का, और मैं आग्रह करूंगा कि आदरणीय डॉक्टर निशंक उनका शॉल से और बुके से उनका औपचारिक स्वागत करें। धन्यवाद सर। हमारे मुख्य अतिथि की समय की बाध्यता को देखते हुए अब मैं जो विद्यार्थी हमारे विदेशी विद्यार्थी हैं वो 10-10 के समूह में यहाँ पे आएंगे ताकि उनका सम्मान जस्टिस राकेश थपलियाल जी और डॉक्टर निशंक जी संयुक्त रूप से कर सकें। सभी विद्यार्थी
इस ओर आके खड़े हो जाएं। आर्मेनिया से होवानेस, बल्गारिया से ज़ारा, निकोला, चार से मोहम्मद उमर, अबकर इब्राहिम, मोहम्मद उमर, यूसुफ इब्राहिम, खदीजा, चलो चलो चलो। कंबोडिया से होयुन, इटली से एंटोनियो, जापान से ननमी, कजाकिस्तान से बीबीगुल, नदेजा, मंगोलिया से औरखोन, गनबत, नरंजुल, पोलैंड से मारिया, अन्ना, श्रीलंका से हसीनी अमांदा, जनुदी वीर रत्ने, शशिनी देवमणि, पसन चतुरंग, शशि प्रभा, उशिनी समुदिका, सत्यनी, निशानी अंजला, नदिका दिलशान, ईशानी मिलिंदी तिसेरा, स्वर्णमाली, नाविंदी हंसिका, अंजानी समाधिनी, समुदिका मनुषी, गीतिमा, दिनेत्रा निमानी, निमेशिका दसनायका, महेशिका अनुराशी देवप्रिया, नेतमी सिरुमाली, शमिका, दिनिति दिलशानी, निमेशी हिरोनिका, संदुनी, इंद सुमन थेरो, कसप्पा थेरो, तक्षशिला दिल्हानी, चमाली हैरत, मनीषा हंसिका, विश्वनी सुदीपा, सचिनी संजीवनी, मधुशी लंका, रेव धम्मरत्न, जनक महेंद्र। तजाकिस्तान से तुराएवा, फरखुंदा, असल बेगम, शरोमाई, रहीम जोदा मनीज़ा, बेगलीबिया, अब्दुल्लेवा मनीज़ा, महमूदो ज़ियाउद्दीन, गफूर जोदा, नूर मोहम्मद, दौलतो तिमिरजोन, दौलतो कांतोनसा, अब्दुल रहीमो इस्लामो, गुलसीमो। थाईलैंड से पापावड़ी, सिरिमास, ससीपरबा, स्कॉल्थोन। त्रिनिदाद और टोबैगो से नीना अनीता। तुर्कमेनिस्तान से लाचीन, एनेगुल, बैगुल। वियतनाम से फाम थू थुई, बुई थी माई क्वीन, नुगियन त्रोंगथान। नाइजीरिया से राबिया सानी, उस्मा आदम अली, इब्राहिम याकूब उमर, नज़ीफ़ी। सीरिया से हनान सारा, हैदर कासिर, सुहैर अली। उज़्बेकिस्तान से नौदिरा, खबीबा खान, फरजोना, ज़ुखरा, रशीद बेग, अब्दुल रहीमो, आसमा, हदीर अशरफ, रवाए रबिए, रीम, तस्नीम फतेही। और चीन से टान, यीकियान, ली, युयांग, ग्याओ, जिंग, जो क्वी। 10-10 के समूह में सभी बच्चे मंच पर आएं। सभी का करतल ध्वनि से उत्साहवर्धन करें। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा 1961 से हिंदी की बढ़ोतरी के लिए, हिंदी की समृद्धि के लिए कार्यरत है। ये सारे बच्चे केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के
अंतर्राष्ट्रीय हिंदी शिक्षण विभाग के हैं। प्रतिवर्ष 100 से 125 बच्चे दुनिया के लगभग 20 से 25 देशों से हिंदी सीखने के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में आते हैं और इस बहाने न केवल हिंदी को सीखते हैं बल्कि भारत के साहित्य, संस्कृति, रहन सहन, खान पान सभी बातों को वे आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। और जैसा हमारे यशस्वी निदेशक महोदय ने कहा कि दुनिया के विभिन्न कोनों में वे अपना अध्ययन पूर्ण कर जब जाते हैं तो भारत के राजदूत के रूप में, भाषाई राजदूत के रूप में अपना काम अपने अपने देशों में करते हैं। यह हमारे लिए एक सुअवसर है कि इस राष्ट्रीय मंच पर महानुभावों के करकमलों से हमारे सभी विद्यार्थियों का यहाँ उत्साहवर्धन हो रहा है। इस हेतु स्पर्श हिमालय फाउंडेशन के समस्त आयोजकों का मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय निशंक जी का भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इस वर्ष चलिए 10-10 बच्चे आइए। इस वर्ष लगभग 20 देशों के छात्र केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में पढ़ने के लिए आए हुए हैं, जिसमें आर्मेनिया, बुल्गारिया, चाड, कंबोडिया, इटली, जापान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, पोलैंड, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, थाईलैंड, त्रिनिदाद और टोबैगो, तुर्कमेनिस्तान, वियतनाम, नाइजीरिया, सीरिया, उज़्बेकिस्तान, मिस्र और चीन। इन 20 देशों के लगभग 125 विद्यार्थी केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में वर्तमान में अध्ययनरत हैं, हिंदी सीख रहे हैं, भारतीय संस्कृति सीख रहे हैं, भारतीय साहित्य को जान रहे हैं, भारतीय रहन सहन को जान रहे हैं, भारतीय खान पान को जान रहे हैं। उसी का एक हिस्सा आज देहरादून के स्पर्श हिमालय फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित यह साहित्यिक सांस्कृतिक उत्सव है, जहां आपने देखा कितनी सफाई से हमारे बच्चे हिंदी बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, अपनी अभिव्यक्ति कर पाते हैं। और लगभग 1 वर्ष का उनका जो पाठ्यक्रम होता है उसमें हमारा प्रयास होता है कि वे बोलचाल की हिंदी के अलावा भारत को अधिक से अधिक कैसे जान पाएं। और 1 वर्ष बाद वे यहाँ से सक्षम होकर अपने अपने देशों में जाते हैं। और जैसा कि हमारे आदरणीय निदेशक महोदय ने बताया कि इस वर्ष हमने प्रवेश क्षमता को बढ़ाया, जो 100 की क्षमता थी उसे 150 किया, जिसके फलस्वरूप इस वर्ष लगभग 125 छात्र केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में अध्ययन के लिए पधारे हैं। एक बार तालियां बजा दें तो थोड़ा सा
उत्साह बढ़ जाएगा बच्चों का। स्पर्श हिमालय फाउंडेशन देहरादून के तत्वावधान में देश के इस प्रथम हिमालयी लेखक गांव में जो यह 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य संस्कृति एवं कला महोत्सव संपन्न हो रहा है। इसमें हाल ही में आपने केंद्रीय हिंदी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय हिंदी शिक्षण विभाग के विद्यार्थियों के अनुभव, उनके संस्मरण, उनकी कविताएं, उनकी अभिव्यक्ति आपने सुनी और हम स्पर्श हिमालय फाउंडेशन के आयोजकों का पुनः आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे संस्थान के विद्यार्थियों को यह मंच उपलब्ध करवाया, जिससे निश्चित रूप से उनका हौसला बढ़ेगा, क्योंकि हम भी यही प्रयास करते हैं कि पढ़ने पढ़ाने के अलावा बच्चे अभिव्यक्त हों, अपनी बात को विभिन्न मंचों पर विभिन्न माध्यमों से रख पाएं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी शिक्षण विभाग की आदरणीय विभागाध्यक्षा प्रोफेसर बीना शर्मा जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वे मंच पे बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए उपस्थित हो जाएं। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के अंतर्राष्ट्रीय हिंदी शिक्षण विभाग की आदरणीय विभागाध्यक्षा प्रोफेसर बीना शर्मा जी मैं उनसे अनुरोध करूंगा वे बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए मंच पर उपस्थित हों। और कोई विद्यार्थी जो मंच पर अभी तक नहीं आए हैं तो तुरंत मंच पर आ जाएं। जो अभी तक मंच पे नहीं आए तुरंत मंच पे आए। चलिए जल्दी आइए, चलिए। विद्यार्थी लगभग सभी का यहाँ पर सम्मान हो चुका है। इसके बाद केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के अंतर्राष्ट्रीय हिंदी शिक्षण विभाग के जो अध्यापकगण हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आएं। डॉक्टर जोगेंद्र सिंह मीणा, डॉक्टर परमान सिंह,
डॉक्टर कृष्ण कुमार पांडे, डॉक्टर अरविंद रावत, श्री अरविंद शुक्ला, डॉक्टर शमा, डॉक्टर रेणु चौधरी, आप सभी मंच पे आएं। सभी अपना मंच स्थान लें। न्यायमूर्ति जी को बुलाएं। हाँ, 2 शब्दों से हार्दिक आभार। सुधीजन, सभी विद्यार्थियों को उनका अपेक्षित सम्मान मिला। खिले हुए चेहरों से और बहुत ही दिलकश मुस्कानों से ये विद्यार्थी अपने जगह पे मुस्कुरा रहे हैं। जोरदार तालियां आपके सम्मान में। आपकी करतल ध्वनि से ये प्रेक्षागृह गूंज उठे। और जिन लोगों ने आपका सम्मान किया उन विशिष्ट अतिथियों के लिए बहुत जोरदार ताली। अब ये मंच हमें देना है हमारे अगले सत्र के नाटक मंडली को। वो अपने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जी 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 मैं सभी विदेश से आए हमारे मेहमान विद्यार्थियों का ये देवभूमि उत्तराखंड में बहुत स्वागत कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान में अध्ययनरत 27 देशों के 100 से भी अधिक छात्र और छात्राएं आज इस लेखक गांव में पधारे हैं। आपने अपनी रचनाओं को सुनाया, बहुत अच्छे तरीके से सुनाया। हमको बहुत अच्छा लगा कि आपको भारत से बहुत प्यार है और क्योंकि भारत पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है इसलिए भारत से प्यार होना स्वाभाविक है। आप भारत को बहुत प्यार करिए तभी दुनिया बचेगी। जब भारत का जो विचार है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सारे संसार में सभी लोग सुखी हों और सभी निरोग हों, ऐसा हमारा संकल्प है। इसलिए मैं अपने विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि आप भारत के ब्रांड एम्बेसडर बन कर के दुनिया में छाइए। आप यहाँ से जो आए मुझे खुशी है
कि केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक कुलकर्णी जी के सानिध्य में वो चल रहा है। मुझे मालूम है कि यहाँ डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी जो पहले केंद्रीय उपाध्यक्ष थे, और कुछ दिन जो है डॉक्टर लक्ष्मी डॉक्टर बीना जी उसकी निदेशक रही है चार्ज में, और आजकल वो डीन है शायद। और यहाँ पर हमारे आपके स्वागत के लिए नैनीताल हाई कोर्ट से उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल जी भी आपको स्वागत करने के लिए इधर आए हैं, और हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो नैनीताल से चले और आज हमारे बीच आए हैं। इससे पहले सत्र में हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया जी भी यहाँ पर आपको बधाई दे चुके हैं। और अब क्योंकि मुझे लगता है कि जो बच्चे बहुत कहना चाहते थे, छात्र छात्राएं, हम इस लेखक गांव में आपको दोबारा आमंत्रित करेंगे और केवल आपको सुनेंगे। आपने जितना भी लिखा है, जितना भी आप सोच रहे हैं, जितना भी आपने सीखा है, उसको हम सुनेंगे, केवल आपको सुनेंगे। अभी तो लेखक गांव का आज उद्घाटन था, कल उद्घाटन था, अब ये इसकी शुरुआत हुई है। आप सबको लिखना है, बहुत अच्छा लिखना है। ये भारत बहुत अच्छा है, इसमें विचार भी हैं, इसमें प्रकृति भी है, इसमें संस्कृति भी है, इसमें जीवन जीने की विधाएं भी हैं, इसमें आत्मा भी है और यही परमात्मा भी है। और इसलिए हम सबको भारत को बहुत अच्छे से लिखना है। मैं मंच पर स्नेह जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये विदेश से भागते हुए जब भी हम याद करते हैं, इनका बहुत समर्पण है साहित्य के प्रति, बहुत ही विदुषी है। बहुत सारे कहानी संग्रह उपन्यास आपके प्रकाशित हुए हैं। और हमारे सांडिल्य जी बहुत हमारे वरिष्ठतम कवि हैं, हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं। आपका भी मैं हृदय की गहराई से अभिनंदन कर रहा हूँ। और कुलकर्णी जी, मैं कहना चाहता हूँ कि हम स्पेशल एक सत्र इस लेखक गांव में आपके लिए आयोजित करेंगे। हमको इस बात का गर्व है कि पूरी दुनिया आज हिंदी को सीखना चाहती है, और निश्चित रूप से पूरी दुनिया में हिंदी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो एक बार मैं जस्टिस धूलिया जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दिल्ली से दौड़ते हुए आए, और उसके बाद जो आज विदेशी छात्रों को सम्मान देने के लिए नैनीताल से अभी सुबह चले और यहाँ तक पहुँचे। आज हमारे जस्टिस राकेश थपलियाल जी जो बहुत ही प्रखर हैं और हमारे उच्च न्यायालय नैनीताल की शान है, इस उत्तराखंड की भी शान है। हम बहुत गौरवान्वित हैं कि आज इस लेखक गांव में आपका पदार्पण हुआ है। और अब सभी छात्रों को एक बार मैं अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हार्दिक आभार आप सभी आत्मीय जनों का। ये सत्र बहुत गरिमा के साथ समाप्त हुआ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नए वायदे के साथ कि नई पौध को सब लोग बैठे होंगे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की नाट्य प्रस्तुति बहुत ही अच्छी जी। सभी से आग्रह है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की एक नाटक प्रस्तुति अभी प्रस्तुत होने जा रही है, उसको हम सभी मिलके देखेंगे और आनंद उठाएंगे।